मैं नितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव तक। तो दोस्तों, इस बार हम बात करेंगे कि विदेशी ताकतों का जो इंडियन इलेक्शन 2024 है लोकसभा का, उसमें उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है और उनकी किस लेवल तक इन्वॉल्वमेंट है। तो हम इसको शुरू करते हैं। जिस तरीके से आप अगर देखेंगे, अमेरिका जो पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी को एक तरीके से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इस चुनाव में भी आपको वेनिंग वो देखने को मिलेगा। वो चाहे जो इनकी एज यूजुअल जो इनके इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू इनकी जो रिपोर्ट्स निकलवानी, जिसमें इंडिया को ये लोग डिमीन करें, इंडिया को ये लोग बिलो एवरेज रैंक में रखते हैं। वो चाहे डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे प्रेस फ्रीडम हो, चाहे ह्यूमन राइट वैल्यूएशन हो, चाहे रिलीजियस फ्रीडम हो, सब में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है कि इंडिया जो है, इंडिया की कंडीशन जो है वो और ख़राब होती जा रही है मोदी सरकार के टेन्योर में। तो इसी का एक दूसरा धारा है। आप देखेंगे जिस तरीके से जो बाइडन जब इलेक्ट होके आए थे, कई साल तक उन्होंने यहाँ पे एम्बेसडर नहीं भेजे। बाद में इन्होंने एरिक गार्सिया को भेजा, और एरिक गार्सिया जो थे वो इसी कंडीशन पे आए थे। जो दैट पर्सन इज नोन टू बेसिकली एंटी इंडिया। उनके जो पहले का आप स्टेटमेंट देखिए, और प्लस जब उनकी एक तरीके से जब यहाँ उन्होंने पदभार संभाली थी, उन्होंने उस टाइम ही बोल दिया था कि मैं बेसिकली उनके स्टेटमेंट पुराने थे, सीए के अगेंस्ट थे, रिलीजियस फ्रीडम और इन सब चीज़ों को ऑलरेडी काफ़ी बात कर चुके थे। और यहाँ पदभार संभालने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि वो सिविल सोसाइटी से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे। तो जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी का मतलब ही आपको ये देखने को मिलेगा अमेरिका और पाकिस्तान के केस में, जो एंटी इंडिया फोर्सेज है उससे इंट्रैक्शन होना है, उससे वार्तालाप करेंगे। बाकी सब जो चीज़ें उनकी नॉर्मल रूटीन है वो देखने को मिलेगा। इसी फेज में आप देखेंगे जो 2024-2019 इलेक्शन में, इलेक्शन मोदी सरकार ने जब से जीता तब से कुछ न कुछ देश में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे शाहीन बाग हो, इन सब चीज़ों की सोर्स ऑफ फंडिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वर्कआउट कर चुकी थी। उसी का नतीजा था कि जितने भी विदेशी चंदा से चलने वाले थे, चाहे ग्रीन पीस रहा या फिर सीआईए के बहुत सारी जो बेसिकली फंडिंग संस्था है, सोरस है, तो उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बैन करने में और रिस्ट्रिक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में कामयाब रहे। उसी का नतीजा था कि जो दूसरा किसान आंदोलन खड़े करने की कोशिश करी थी वो उन्होंने नहीं होने दिया, क्योंकि फंडिंग पर उन्होंने स्ट्राइक करी थी। तो अब आते हैं यूएस का क्या रोल रहा है इसके बीच में। आप इसी का नतीजा देखिए, यूएस का जब इन्होंने जो यूएस स्टेट सेक्रेटरी में जब इन्होंने विक्टोरिया न्यूलैंड को इन्होंने अपॉइंट किया। विक्टोरिया न्यूलैंड ऐसी व्यक्ति हैं जो बेसिकली आप बिल क्लिंटन की शासनकाल में भी रही, जॉर्ज बुश में भी रही, ओबामा में भी बड़ी क्रूशियल पोजीशन पे रही है। और बोला जाता है कि विक्टोरिया न्यूलैंड इज नोन टू फॉर रिजीम चेंज ऑपरेशंस। मीन्स जिस देश में सत्ता परिवर्तन के लिए विक्टोरिया न्यूलैंड इज नोन टू, उसको जब इन्होंने प्रमोट करके जब स्टेट डिपार्टमेंट में लाए थे, और इन्हीं का विक्टोरिया न्यूलैंड का ही हाथ बताया जाता है जब ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में, जब इन्होंने यूक्रेन में जो एक पुरानी गवर्नमेंट थी, जो एक तरीके से प्रो रशियन गवर्नमेंट थी और प्रो डेमोक्रेटिक थी, उनको इन लोगों ने बेसिकली एक बोल सकते हैं प्रोटेस्ट करके और उनका विरोध करवा के उसकी सरकार गिरवाई थी। और जो करंट हमारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं यूक्रेन के, इनको लेके आए थे, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो यूएस का लाइन है वो ले रहे थे। उसी की लाइन पे आगे नतीजा ये रहा कि नाटो मेंबरशिप, फिर डिस्कशन, एंटी रशिया स्टैंड, फिर बाद में रशिया और यूक्रेन का फिर वॉर, और यूएस का कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्ट तौर से उसका बैकआउट आपको देखने को मिलेगा, कि जिस तरीके से डिस्कशन स्टार्ट की थी कि यूक्रेन को हम नाटो में फोर्सेस में डालेंगे, और बाद में इन्होंने उसको ठंडे बस्ते पे डाल दिया, हथियार बेचे, क्योंकि वो यूएस का अपना मोड ऑफ बिजनेस रहा है कि दो कंट्री में लड़ाई करवाओ, हथियार बेचो, उनकी इकोनॉमिक ग्रो करे। तो वो एक जो नॉर्मल इनका रूटीन रहा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे विक्टोरिया न्यूलैंड इज नोन टू फॉर रिजीम चेंज। जो उसका आप देखेंगे यूक्रेन एक मॉडल था, उससे पहले भी कई छोटी छोटी कंट्रीज में करवा चुके थे ये। तो उसी का आप देखेंगे, आप आते हैं इससे पहले हम इंडियन इलेक्शन से पहले बांग्लादेश।
तो सेम चीज़ इन्होंने बांग्लादेश में विक्टोरिया न्यूलैंड का पहला असाइनमेंट अभी प्रमोशन के बाद हुआ था कि इन्होंने जो शेख हसीना थी, आप देखेंगे उस इलेक्शन से पहले यूएस का बहुत प्रेशर था, आया था कि शेख हसीना बेसिकली इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाती है, इन्फ्लुएंस रखती है, तो यूएस सैंक्शन करने वाला, बहुत सारी चीज़ें थी। और बोला जाता है कि अल्टीमेटली वो रिजीम चेंज, वो भी एक ऑपरेशन रहा, बीच में कई सारे प्रोटेस्ट इन्होंने अरेंज करवाए थे, जो यूएस नोन टू डू दिस, जिस देश में भी उनको शासन और सत्ता परिवर्तन करना होता है या फिर अपने लाइन लेने वाली वहाँ की गवर्नमेंट चाहिए होती है, जो करवाते रहते हैं। तो लेकिन शेख हसीना के केस में जो बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस रहा, तो बाइडन को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा, और उसी का नतीजा आप देखेंगे कि ये लोग जो बोल रहे थे कि शेख हसीना को हम बैन करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे, इनके लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे यूएस में एंट्री, और जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी और वो सब चीज़ सीज करेंगे, तो वो नहीं कर पाए। बोला जाता है कहीं ना कहीं मोदी और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बैकिंग रहा बांग्लादेश के शेख हसीना के ऊपर, क्योंकि शेख हसीना अगर देखेंगे तो मोदी सरकार जब से आई है, शेख हसीना के साथ अच्छा तालमेल है, जो भी डिसीजन इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो भी कहीं ना कहीं टैकल कर रहे हैं। प्लस सिंस बांग्लादेश एक बहुत ही क्रूशियल स्टेट है इंडिया के लिए, जो तीन चार स्टेट्स से उनके साथ बॉर्डर मिलता है, तो और जिस तरीके से वहाँ एक रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए एक बांग्लादेश में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और प्रो इंडियन गवर्नमेंट होना बहुत क्रूशियल था। तो इसीलिए मोदी सरकार, बोला जाता है कि मोदी सरकार ने उस चीज़ में शेख हसीना को बैक किया था अगेंस्ट द यूएस स्ट्रेटजी एंड यूएस का जो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन था। तो यूएस और विक्टोरिया न्यूलैंड की जो पहली हार थी वो बांग्लादेश थी ना। उसके बाद अब जब इंडियन इलेक्शन में आते हैं, इंडियन इलेक्शन में आप ऑलरेडी देख ही रहे होंगे, जो पीछे कई नॉट इनफैक्ट डेज, मंथ से जो एक ऑपरेशन चल रहा है, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज का जितनी रिपोर्ट्स आ रही है, वो रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं इंडिया को डाउन करने की है, कि इंडिया कहीं ना कहीं नेगेटिव आउटलुक देने की कोशिश है। प्लस बाकी सब चीज़ में जैसे प्रोटेस्ट करवाना, फंडिंग्स करवानी, तो इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कहीं। और इसी के साथ अगर आते हैं तो जिस तरीके से कनाडा ने एक बेसिकली इंडियन ऑपरेशंस के थ्रू एक उनके एक सिटीजन जो निज्जर थे उनकी हत्या का आरोप लगाया, तो ये सब कहीं ना कहीं एक एक एक, एक चीज़ आपको देखने, पैटर्न आपको देखने में मिला कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे प्लस डोमेस्टिक लेवल पे उसको थोड़ा सा डिफेम करने की या फिर एक बैकफुट पे धकेलने की, कि आप यूएस का लाइन लो, नहीं तो यूएस आपको मतलब चलने नहीं देगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो चलने या इन्वेस्टमेंट को लेके। क्योंकि अल्टीमेटली यूएस के डेट में, आज के डेट में यूएस को एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो पहले पाकिस्तान करता था। यूएस कहीं ना कहीं इस थॉट प्रोसेस में है कि यूएस का जो थ्रेट है, थ्रेट इज चाइना, और चाइना को काउंटर करने के लिए उसके लिए सबसे क्रूशियल पार्टनर इंडिया है। और इंडिया की जो कंडीशन आप देखेंगे 2020 में, जब से चाइना के साथ इनका एक बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आया है, क्योंकि यूएस का कहीं ना कहीं बैकेट में कहीं एक थॉट है कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट लड़वा दो, चाइना की इकोनॉमी वीक हो जाएगी, तो चाइना को फिर उसके बाद वो बहुत ईजिली कंट्रोल करके या उसको जैसे मैनिपुलेट करना वैसे कर सकते। लेकिन इंडिया ने वो स्टैंड आपको लेते हुए नहीं मिले। इंडिया ने अपना अपना स्टैंड रखा, जो अपने इंटरेस्ट के लिए था वो इन्होंने स्टैंड लिया, तो चाहे एग्रेसिव पोस्चरिंग थी, चाइना से नेगोशिएशन थी, इवन यूएस इंटरवेंशन को भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर दिया किया। तो इन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, प्लस जो यूएस का एक डीप स्टेट बोला जाता है, जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को चलाता है, पूरे वर्ल्ड की हर पॉलिसी को डिसाइड करता है, वो है कि एंटी इंडिया स्टैंड लेते हुए आपको नजर आएंगे। उसी का खामियाजा था कि इन्होंने इंडिया में अपनी एम्बेसडर अपॉइंट नहीं करी, जो इन्होंने 2-3 साल बाद एरिक गार्सिया को किया। तो इसी के आगे देखेंगे तो आज की डेट में जो पीछे एक कनाडा में बयान आया था, जिस तरीके से अभी निज्जर का मामला आया, उसके बाद यूएस ने भी एक एलिगेशन इंडिया पे लगाया कि इंडियन एजेंसीज ने उनके एक जो पन्नू, जो एक तरीके से अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इज अ प्रो खालिस्तानी, जो कॉन्स्पिरेसी करता है इंडियन सॉइल पे और इंडियन
चीज़ों को बोला जाता है कि जो जो किसान आंदोलन प्रोटेस्ट था उसमें भी फंडिंग यूएस और इन चीज़ों का रही है। तो पन्नू को एक बेसिकली एक थ्रेट के परसेप्शन प्लस इंडियन एजेंसीज ने उसको मारने की कोशिश करी, जिस तरीके से पहले कनाडा ने स्टार्ट किया, फिर उसको यूएस ने अपना लाइन लिया। तो एक तरीके से इंडिया को जो अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, बट इस सिनारियो में आप देखेंगे इंडिया जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, जिस एग्रेसिव तरीके से, कि तो यूएस को भी आप इस सिचुएशन में बैकफुट लेते हुए नज़र आपको दिख जाएगा कि उनकी चाहे पन्नू के केस में रिपोर्ट दे रही है, चाहे कनाडा के केस में जो सिचुएशन है, बोला जाता है कनाडा की जो एजुकेशन जो सिस्टम थी वो कहीं ना कहीं इंडियन स्टूडेंट से डिफाइन होती थी, बहुत डिपेंड थी बहुत हद तक। तो पिछले एक साल में बोलते हैं कि लगभग 30 to 40% उनकी जो स्टूडेंट्स है उसमें ड्रॉप आया है कहीं ना कहीं। तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट, वो चाहे यूएस गवर्नमेंट रही हो, उनके कंट्रोल से बाहर है। किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी मुद्दे, किसी भी इशू पे उनके लाइन लेते हुए आपको नज़र नहीं आएगी। वो चाहे रशिया यूक्रेन वॉर रही है, इजराइल पैलेस्तीन वाली सिचुएशन रही है, चाहे किसी भी इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर रही है। तो इसी का नतीजा है कि यूएस का प्लस जो इनकी अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वो चाहे इनके चाटम हाउस है, चाहे इनकी काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि एंटी इंडिया जो प्रोग्राम्स हैं, जो सेमिनार्स हैं, वो कंटिन्यूसली प्लान किए जाते हैं, शेड्यूल किए जाते हैं। और चैटम हाउस तो इम्पैक्ट राहुल गांधी पीछे कुछ चैटम हाउस में स्पीच भी दे के आए थे। तो ये सब चीज़, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए आप रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट से स्पेशली 10 सालों से यूएस टैकल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को रख के आगे चल रही है और यूएस का लाइन नहीं ले रही है। इसीलिए जो यूएस एजेंसीज हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द करेंट गवर्नमेंट। सेम चीज़ इंदिरा गांधी के टाइम में था, जब इंदिरा गांधी को उन लोगों ने बिठाया था, बेसिकली जब पाकिस्तान का अटैक था प्लस चाइना का काउंटर अटैक था, और जब यूएस से लोग इंदिरा गांधी सपोर्ट मांगने गई थी, यूएस ने इसको मना कर दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को आपको देखूंगा आप रशिया की तरफ डिक्लाइन हुई थी थोड़ी सी लाइन लेते हुए। धन्यवाद।